हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग में कैसे काम करता है। हाँ, हमें ये तो पता चल ही गया था कि जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग में कई सारे हमारे प्रोसेसेस होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमने पिछली वीडियो में देख लिया था जो कि एफसीएफएस था। इस वीडियो में हम एसजीएफ यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है और इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है, कौन से कंसेप्ट पे ये वर्क करता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का टॉपिक है हमारा एसजेएफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जो कि हम नॉन प्रीएम्पशन मेथड के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो एसजेएफ यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम बर्स्ट टाइम के ऊपर काम करते हैं। जो हमारा मेन क्राइटेरिया होता है वो बर्स्ट टाइम होता है। बर्स्ट टाइम बेसिकली क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम हमारा क्राइटेरिया होता है। बर्स्ट टाइम और ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम्स में आता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो बेसिकली नॉन प्रीएम्पशन मेथड भी हमने देख लिया था कि नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है कि सीपीयू को कोई भी प्रोसेस मिलती है तो वो बीच में नहीं रोकता, वो सीधा उसको एग्जीक्यूट कर देता है और दूसरी प्रोसेस मिलने का वेट करता है। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम प्रीएम्पशन भी देखेंगे विद प्रीएम्पशन। यही वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको विद प्रीएम्पशन, जिसको हम एसआरटीएफ भी बोलते हैं, वो थर्ड प्रोसेस होता है सीपीयू शेड्यूलिंग का, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो नॉन प्रीएम्पशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू अगर कोई एक प्रोसेस उठा लेता है तो उसको वो पूरा एग्जीक्यूट करके ही छोड़ता है। बीच में उसको ये नहीं है कि थोड़ा सा कर दिया फिर दूसरी प्रोसेस ले ली, फिर थोड़ा सा कर दिया फिर दूसरी प्रोसेस ले ली, नहीं, वो हमारे एसआरटीएफ में होता है, वो हम देखेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का न्यूमेरिकल with the non-preemption method। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं फॉर्मूले, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। तीसरा फॉर्मूला भी होता है रिस्पांस टाइम का, लेकिन वो हमें इसमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रिस्पांस टाइम वेटिंग टाइम के बराबर ही होता है, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्पशन मेथड में फॉल करता है। ठीक है, तो अगर हम एसआरटीएफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एसजेएफ विद प्रीएम्पशन में, तो हम रिस्पांस टाइम का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पांस टाइम क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूलेस होते हैं। टीएटी टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, डब्ल्यूटी वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, टर्न अराउंड टाइम, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, ये सब मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वाला जो हमारा प्रोसेस है यहाँ तक का न्यूमेरिकल का कि ये प्रोसेस जो के माने P1 P2 P3 P4 अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें दिया गया होगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा। यहाँ तक हमने एफसीएफएस में भी देखा था और ये सब जितने भी टाइम्स हैं ये भी हमने एफसीएफएस में निकालना सीखा था। तो एफसीएफएस में बेसिकली क्या होता था, जो पहले आता था वही हम पहले एग्जीक्यूट करते थे। मतलब उसमें हमारा क्या होता था, क्राइटेरिया अराइवल टाइम का हमारा क्राइटेरिया होता था कि जो पहले अराइव हो गया हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया है। तो बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया बेसिकली हम ये देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं गैंट चार्ट बना लेता हूँ और एक रेडी क्यू बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ गैंट चार्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि जीरो पे हमारी कोई भी प्रोसेस है वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब अराइव हो चुकी है या नहीं हुई है। तो जीरो पे हम देखेंगे तो जीरो पे 1 2 1 4, तो जीरो पे कोई अराइव नहीं हुई है, 1 पे दो प्रोसेसेस अराइव हुई है। ठीक है, तो जीरो से लेके 1 तक का जो हमारा प्रोसेस है वो आइडल है।
मतलब हमारा जो सीपीयू होगा 0 से 1 में वो कुछ नहीं करेगा, वो नॉर्मल बैठा रहेगा आराम से। अराइवल टाइम 1, क्योंकि 1 पे अराइव कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रोसेस 1 पे अराइव नहीं हुई है, तो इसलिए हमारा जो सीपीयू है वो आइडल रहेगा। तो हम देखेंगे कि 1 पे हमारी कौन सी प्रोसेसेस अराइव हुई हैं। तो रेडी क्यू में अब 1 पे देखो दो प्रोसेसेस हैं, ये वाली P1 और ये P3, दो प्रोसेसेस हमारी 1 पे अराइव हो चुकी हैं। तो अब रेडी क्यू में कौन कौन सी जाएगी और कैसे जाएगी। तो देखो क्राइटेरिया हमारा बस टाइम है, तो बस टाइम छोटे वाला किसका है, P3 का, ठीक है, P3 का हमारा 2 है और इसका P1 का हमारा 3 है। तो 3 2 से बड़ा होता है, ठीक है, तो 2 छोटा है, तो इसलिए हम P3 को पहले डाल देंगे रेडी क्यू में, ठीक है। P3 आ गया, अब उसके बाद P1 आएगा, क्यों, क्योंकि अराइवल टाइम 1 ही है, ठीक है। तो इसके बाद P1 आ गया, 1 अराइवल टाइम पे दो प्रोसेसेस थी, तो हमने एक एक करके डाल दिया अकॉर्डिंग टू बस टाइम क्राइटेरिया हमने फॉलो किया, जिसका कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो P3 और P1 को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे गैंट चार्ट में हम क्या करेंगे, P3 प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो देखो P3, अब इसका बस टाइम कितना है 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 3 यूनिट तक, ठीक है, 3 यूनिट तक कोई नई प्रोसेस अराइव हुई है या नहीं हुई है। तो देखो यहाँ से तो हमने P3 पूरा कैंसिल कर दिया, P3 हो गया एग्जीक्यूट, खत्म, ठीक है, P3 एग्जीक्यूट हो चुका। उसके बाद अब हम देखेंगे 3 तक कोई नई प्रोसेस आई है या नहीं आई है। तो 1 2 1 4, अब देखो 2 वाली प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो 3 यूनिट या 3 से कम, मतलब मान लो कि 3rd यूनिट तक दूसरी प्रोसेस यानी P2 आ चुकी है रेडी क्यू में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम रेडी क्यू में डाल देंगे P1 के बाद। P1 के बाद ये यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ P2, ठीक है, P1 के बाद P2 हमारी आ गई रेडी क्यू में। अब लेकिन हम कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, P1। P1 हमने एग्जीक्यूट करी विद बर्स्ट टाइम ऑफ 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P1। P1 यहाँ पे बर्स्ट टाइम इसका कितना है 3 3 6 हो गया, ठीक है। तो P1 भी एग्जीक्यूट हो गई। अब उसके बाद P3 P1 एग्जीक्यूट हो गई, P2 रेडी क्यू में अभी भी है। अब देखिए कि 6 अवेलेबल, तो देखो 6 यूनिट पे हमारी अराइवल टाइम, 4 यूनिट पे प्रोसेस P4 अराइव हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि P4 प्रोसेस हमारे में एक और ऐड हो गई है रेडी क्यू में। तो P2 के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे P4, ठीक है, रेडी क्यू में P4 हमारी आ चुकी है। अब P1 के बाद क्या करेंगे हम, देखो P2 और P4, अब P2 और P4 का बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है, ठीक है, 4 और इसका भी 4। तो देखो बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया हमने फॉलो किया था P3 और P1 के केस में, लेकिन P2 और P4 के केस में हम बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया फॉलो कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम है। तो अब एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, उसमें हम देखेंगे अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम जिसका कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब इसमें अराइवल टाइम जिसका ये 2 है और ये 4 है, तो 2 4 से छोटा है, तो इसलिए P2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, तो P4 पहले एग्जीक्यूट होती, P2 बाद में एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P2 लिखेंगे, P2। अब 6 + 4 कितना हो गया 10। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, P2 भी कैंसिल होगी, अब आया P4। P4 का बस टाइम कितना है 4, तो P4 यहाँ पे हम लिख देंगे 10 + 4 14, ठीक है। तो ये हमारा गैंट चार्ट भी तैयार हो गया और रेडी क्यू भी हमारी खत्म हो गई, P4 भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं बची, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है वो FCFS से थोड़ा अलग है, उसमें हमने अराइवल टाइम देखा था, इसमें हम बर्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है FCFS से, क्योंकि हमने कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम इन्हीं फॉर्मूले से निकालना है, और लास्ट टाइम भी हमने इन्हीं फॉर्मूले से निकाला था, ठीक है। तो अब देखो कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारा निकलता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो कितने यूनिट पे कंप्लीट हुई है। मान लो जो हमारी P1 है, P1 का राइट साइड वाला हिस्सा देखना गैंट चार्ट में, तो P1 हमारी कंप्लीट हुई है 6 पे, ठीक है, तो इसका लिख देंगे हम 6। P2 हमारी कब कंप्लीट हुई है 10 पे, तो इसका लिख देंगे 10। P3 हमारी कब कंप्लीट हुई है 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। P4 हमारी कब कंप्लीट हुई है 14,
तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है, ये 3 और ये 14, ठीक है। अब T80 टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, CT माइनस 80, तो CT माइनस 80, तो 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 4 और ये 10। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला T80 माइनस BT, T80 माइनस BT, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 4 6। अब रिस्पांस टाइम SJF विद नॉन प्रीएम्पशन का रिस्पांस टाइम जो होता है वो वेटिंग टाइम के बराबर ही होता है, ये हमने FCFS में भी देखा था। जो जो नॉन प्रीएम्पशन की मेथड्स होंगे उसका रिस्पांस टाइम वेटिंग टाइम के बराबर होगा। इफ नॉन प्रीएम्पशन then waiting time equals to response time, ठीक है। अगर नॉन प्रीएम्पशन होगा तो वेटिंग टाइम रिस्पांस टाइम के बराबर होगी। ये मैं आपको वैसे भी निकाल के बता देता हूँ। देखो रिस्पांस टाइम जो होता है, कोई भी प्रोसेस है उसको सीपीयू पहली बार कब मिला, ठीक है, मान लो P1 है तो उसको पहली बार सीपीयू कितनी यूनिट पे मिला, तो वो हम देखेंगे। देखो P1 को पहले कब मिला, 3 पे, ठीक है। तो P1 को यहाँ पे अब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, क्योंकि कंप्लीशन टाइम हमने राइट साइड में देखा था, अब रिस्पांस टाइम हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। तो P1 को पहला सीपीयू कब मिला, 3rd पे, 3 पे, तो 3 माइनस 1 अराइवल टाइम, 3 माइनस 1 2, उसके बाद P2 को कब मिला, P2 को 6 पे मिला, तो 6 माइनस 2 4, P3 को कब मिला 1, 1 माइनस 1 0, P4 को कब मिला 10 पे, तो 10 माइनस 4 6, तो ये 2 2 4 4 0 0 6 6, तो वेटिंग टाइम इक्वल्स टू रिस्पांस टाइम अपने आप हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नॉन प्रीएम्पशन मेथड में वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम हमेशा बराबर होंगे, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एवरेज कंप्लीशन टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज WT या RT निकालने के लिए, तो एवरेज निकालना तो आप सभी को आता ही होगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, AVJ इक्वल्स टू, हम मान लो T80 का निकालेंगे हम एवरेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T80, एवरेज T80 कैसे निकालेंगे, 5 8 कितने 13 13 2 15 15 और 10 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा कितना निकलेगा 4 6 24, कितने आए 10, 6.25, तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया 6.25। तो ऐसे ही हमने वेटिंग टाइम निकाल लेना है, रिस्पांस टाइम निकाल लेना है, कंप्लीशन टाइम निकाल लेना है, ऐसे ही हमने सबका एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। तो ये है हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्पशन मेथड से। और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप के एक दो एग्जांपल सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम यही न्यूमेरिकल विद प्रीएम्पशन से करेंगे, जिसको हम SRTF कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।